देखिए, अक्सर हम बाज़ार में जाते हैं तो वो सामान जो हमको हफ्ते भर पहले, 10 दिन पहले, नॉर्मली 1 महीने पहले या 4 महीने या 6 महीने पहले सस्ता पड़ता है, तो वही सामान 2 महीने या 4 महीने बाद हमको महँगा पड़ता है। और इस महँगाई के सामानों में अगर हम बात करें, तो वो सामान हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, या फिर महँगाई कितनी है, वो तब हमें ज़्यादा पता चलती है जब हम ज़्यादातर उन सामान को लेने जाते हैं, जो सामान हमारे किचन से जुड़े होते हैं, जिसको हम ग्रॉसरी आइटम कहते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव एवरीवन। आपको पता है कि आप एक सीरीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिस सीरीज़ में हमने तकरीबन 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिया है, जिसमें हम पिछले 3 टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। जो टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो आजकल आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखते हो, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स के डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में पब्लिश होते हैं, और बहुत सारी जगहों पे आप देखते हैं कि वो टॉपिक्स अक्सर आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, या फिर ये वो टॉपिक्स हैं जो आम तौर पे हम सबकी ज़िंदगियों से जुड़े हुए हैं। तो आज हमको इस पे बात करना है कि जो ग्रॉसरी प्राइस होती है वो महंगी होती है, और क्यों महंगी हो जाती है, और ऑब्वियसली उसका इफेक्ट जो होता है हम सबको पता है कि जो इंडिविजुअल है उसकी पॉकेट पे पड़ता है। सबसे पहले रीज़न पे अगर हम बात करें, तो सबसे पहला रीज़न तो इन्फ्लेशन ही होता है। इन्फ्लेशन यानी जब सामानों के दाम कंट्री के अंदर बढ़ने लगते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि डिमांड ज़्यादा हो गई सप्लाई के कंपैरिजन में, तब भी हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन के दाम बढ़ गए। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि इन्फ्लेशन 6% इंक्रीज़ हो गया, तो 6% इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ होने का मतलब है कि एक सामान जिसकी कॉस्ट 100 रुपया थी, अब उसकी कॉस्ट 106 रुपया हो जाएगी। इन्फ्लेशन एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आपकी जो पॉकेट होता है उसको छेद देता है, उसको उसमें एक एक तरीके का होल क्रिएट करता है। यानी आपकी जो पॉकेट होती है वो अब हल्की पड़ जाती है, उसमें से आप मनी निकलता रहता है और वो पता ही नहीं चल पाता है। और रीजंस पे अगर हम वन बाय वन बात करेंगे, तो इसमें दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन होता है सप्लाई चेन और उसका डिस्टर्ब होना। देखिए, पास के भी लेक्चर्स में हमने सप्लाई चेन पे बात किया है कि जो सप्लाई चेन होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सप्लाई चेन मतलब सामान एक जगह से बनता है, और एक जगह से बनने के बाद वो फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचता जब है, तो उसके बीच में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के बाद फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाद हमारा होलसेलर है, होलसेलर के बाद रिटेलर है, और रिटेलर के बाद फाइनली हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। अब अगर सप्लाई चेन की बात करें, तो सप्लाई चेन जो होता है वो कई वजहों से डिस्टर्ब होता है। जैसे मान लीजिए दुनिया में कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए, जैसे कोविड-19 हम सब ने एक्सपीरियंस किया। उसके बाद अगर हम रशिया यूक्रेन की वॉर की बात करें, तो रशिया यूक्रेन वॉर भी एक बहुत बड़ा कारण है। और इस तरीके की वॉर की बात करें जो लंबे समय से चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं डिसरप्शन क्रिएट कर देती है, और पता ये चलता है कि सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाता है। पब्लिक उसकी डिमांड करती रहती है, सप्लाई होती नहीं है। और शुरू में जो मैं बात कह रहा था कि जब भी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई के कंपैरिजन में, आप देखोगे कि प्राइसेस ऊपर चले गए हैं। उसके बाद अगला अगर हम रीज़न पे बात करें, तो जो इनपुट प्राइस होती है, इनपुट कॉस्ट जो होती है, जिसको आप रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कहते हो, वो अगर इंक्रीज हो जाए। अब वो कैसे इंक्रीज हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं। अब दुनिया में अगर पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो जो सामान बन के निकलेगा उसके भी दाम महंगे रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनपुट कॉस्ट जो होती है वो सिर्फ एक तरीके से फ्यूल प्राइसेस की वजह से, यानी पेट्रोल और डीजल की जो दाम चल रहे हैं विश्व स्तर पे, उसी की वजह से नहीं होता है, बल्कि उसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी बहुत बड़े एक कारण होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि प्राइसेस बढ़ जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि फर्टिलाइजर्स की प्राइस की अगर हम बात करें, या फिर हम फ्यूल की बात करें, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ों में होता क्या है, सामान के दाम बढ़ते हैं। अब सामान के दाम बढ़ा है, एक फार्मर है उसने सामान को बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब सामान बनाया, लेट सपोज कि वो पहले अरहर की दाल बना रहा था, अरहर की दाल 30 रुपीज़ के जी में वो मैन्युफैक्चर कर दे रहा था, तो अब 30 रुपीज़ के जी में अगर वो मैन्युफैक्चर कर रहा था, तो 40 रुपीज़ में मार्केट में वो सप्लाई हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि फर्टिलाइजर्स की, सीड की, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि अब वो 30 रुपीज़ उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं रहेगी, बल्कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो सकता है 32, 33, 34 हो जाए। तो ऐसे केस में वो 40 में नहीं बेचेगा, बल्कि 44 या 45 में बेचेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो वेदर भी अक्सर
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे हमारी डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो जाती है, यानी डिमांड तो होता रहता है, सप्लाई हो ही नहीं पाता है। उसका एक बहुत प्रमुख कारण है क्लाइमेट। और क्लाइमेट में भी अगर हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे 2023-24 में हम देखते हैं कि बहुत हैवी बारिश की वजह से महाराष्ट्र में, जो कि टोमेटो का एक सेंटर माना जाता है, टोमेटो का डिस्टरबेंस हुआ था। उसी दौर में हमने एक साइक्लोन भी देखा था जिसने टोमेटो के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा हैम्पर किया था। अब देखिए होता क्या है कि वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो वेजिटेबल्स कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसका आप प्रोडक्शन आप मशीन में कर सकते हो। वेजिटेबल्स का जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके प्रोडक्शन होने में एक वक्फा होता है, एक टाइम लगता है, और उस टाइम के बाद ही प्रोडक्शन हो पाएगा। अब मान लीजिए कि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा सेंटर था, वहाँ से लेट्स अज्यूम कि 10,000 टन्स टोमेटो की सप्लाई होनी थी यूपी में और बिहार में। अब हुआ ये कि फ्लड की वजह से, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, साइक्लोन की वजह से वो 10,000 टन्स जो टमाटो का प्रोडक्शन और सप्लाई होने वाली थी वो डिस्टर्ब होकर 5,000 टन हो गया। तो ऐसे केस में क्या है, डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं हो पाएगी, और अगेन अगर डिमांड सुपरसीड कर गई, डिमांड ज़्यादा हो गई सप्लाई के कंपैरिजन में, तो फिर वही बात है कि प्राइसेस हमारी शूट अप कर जाएगी। अगला जो कारण है वो गवर्नमेंट के टैक्सेशन सिस्टम है। यानी अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी जो फूड आइटम्स पे लगता है उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि प्राइसेस बढ़ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो इंडिया इंपोर्ट करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पे हम पाम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया से, और कुकिंग ऑयल के प्रोडक्शन करने के लिए। अब अगर पाम ऑयल की प्राइस बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि कुकिंग ऑयल की भी प्राइस बढ़ जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिस पे हम अक्सर डिस्कशन करते हैं, वो है हमारी करेंसी की डिप्रिसिएशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, $1 के मुकाबले इंडियन रुपीस कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आज $1 के मुकाबले इंडियन रुपीस एग्जांपल के तौर पे 85 रुपये है, लेकिन एक ही हफ्ते बाद $1 के मुकाबले अगर इंडियन रुपीस 86 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब कि पहले हम 85 रुपया पे करके $1 पा जाते थे, लेकिन आज की डेट में हमको 86 रुपया पे करना पड़ रहा है $1 के बदले। तो अगर करेंसी डेप्रिशिएट कर गई है तो उस केस में भी जो सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी पहले हम 85 रुपया दे के $1 पा के सामान इंपोर्ट कर लेते थे, आज की डेट में हमको 86 रुपया देना पड़ रहा है $1 के बदले सामान को इंपोर्ट करने के लिए। तो अब इंपोर्ट प्राइस अगर बढ़ गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फाइनल डोमेस्टिक प्राइस भी बढ़ेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक टर्म है, बड़ा अच्छा टर्म है, जिसका नाम है ग्रीडफ्लेशन। ग्रीडफ्लेशन क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, बहुत लार्ज कंपनियां, मिडिल मैन, वे होलसेलर, वो इन्फ्लेशन को इस्तेमाल करते हैं एक हथियार के तौर पे अपनी प्राइजेस को बढ़ाने के लिए। अब जैसे मार्केट में ये हल्ला हो गया कि भाई बहुत ज़्यादा दाम ऊपर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दाम ऊपर जा रहे हैं, तो हो सकता है एक बहुत बड़ा होलसेलर है, उसके पास 2 महीने पुराना स्टॉक रखा हुआ है, लेकिन आज तो ये हल्ला हो चुका है, शोर हो गया कि प्राइस बढ़ गई है, तो वो क्या करेगा कि वो 2 महीने पुराने स्टॉक को यूज़ करेगा और मार्केट के बेनिफिट, यानी इन्फ्लेशन जो चल रहा है उसको एज अ बेनिफिट के तौर पे यूज़ करके प्राइजेस को शूट अप कर देगा, प्राइजेस को बढ़ा देगा। और ये जो तरीका होता है ये एक अच्छा तरीका होता है बिजनेसमैन्स का, बड़े बिजनेस हाउसेस का, बड़े होलसेलर का प्रॉफिट बनाने का। ये एक बढ़िया तरीका होता है। तो डियर व्यूअर्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जिस पॉइंट्स के थ्रू हमने समझने की कोशिश किया कि जो ग्रॉसरी प्राइसेस यानी किचन में इस्तेमाल होने वाले आइटम्स की जो प्राइसेस बढ़ती हैं उसका कुछ रीज़न तो डोमेस्टिक होता है, कुछ एक तरीके से आप कह सकते हो कि नेचर होता है, कुछ इंटरनेशनल रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि 1 महीने पहले या 2 महीने पहले हमारी किचन में जो दाल आ रही थी या किचन में जो बाकी टाइप के आइटम्स आ रहे थे उनकी प्राइस कुछ थे, बट 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उसके प्राइस में वेरिएशन आ जाता है। इस टाइप के और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको मैं 1 बाय 1 लेके आपके सामने आता रहूँगा, ताकि मेरी ये कोशिश रहेगी कि थोड़ी अपने लेवल पे जो भी मैं आप तक मैसेज पहुंचा पाऊँ, बेसिक इकोनॉमिक्स समझा पाऊँ, that I will try on a regular basis. So thank you for watching Economics on the Move and keep on subscribing this channel. Thank you.